बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा वही टॉपिक है द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम जो एनर्जी फाइंड की थी ग्राउंड स्टेट के लिए वो थी -75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड वैल्यू -79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब थी। तो आज हम क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाने के लिए कुछ एजम्पशंस, नई एजम्पशन करते हैं और हम जो वेव फंक्शन, ट्रायल वेव फंक्शन लेते हैं, मोर रियलिस्टिक ट्रायल वेव फंक्शन कोशिश करते हैं कि वो हमारे पास आ जाए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, आज जो हमारी एजम्पशंस होंगी, एजम्पशन के अंदर हमारा ये होगा कि हम वही हीलियम का एटम ले लिया। हीलियम के एटम के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब यहां पे हम ये कंसिडर करेंगे कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स बना रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन भी अपना एक नेगेटिव चार्ज क्लाउड बना रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एक स्फेरिकल नेगेटिव चार्ज क्लाउड बना रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब हम यूं ले लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के गिर्द एक शील्ड बना रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एक शील्ड बना रहा है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो जाहिर बात है साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व तो होगा। तो हम यहां पे ये लेते हैं कि पहले जो हमने वेव फंक्शन के अंदर एजम्पशंस की थी, वो हमने एजम्पशंस ये की हुई थी कि जब एक इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा होता है तो उस वक्त दूसरा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हम ये एज्यूम करते हैं कि वहां पे मौजूद नहीं होता और एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो 2 प्रोटॉन है उनकी इंटरेक्शन कंप्लीटली 2 प्रोटॉन की वजह से होती है। लेकिन आज हम ये एज्यूम करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो कंप्लीटली 2 प्रोटॉन की वजह से नहीं है, बल्कि 2 प्रोटॉन से थोड़े से कम चार्ज की वजह से ये है, क्योंकि साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एट ए टाइम इन्वॉल्व है। तो कुछ जो इंटरेक्शन है न्यूक्लियस की एट ए टाइम साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो रही है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन ने एक शील्ड बनाई हुई है। जब एक इलेक्ट्रॉन शील्ड बनाता है तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो दरमियान में एक शील्ड का काम, जो एक इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज की शील्ड बनी हुई है, तो वो उस पर असरअंदाज होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान इंटरेक्शन पे। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो बीच में असरअंदाज होगा। तो जो न्यूक्लियस है उसका कंप्लीटली जो चार्ज है 2 प्रोटॉन का चार्ज, वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन कंप्लीटली 2 प्रोटॉन के चार्ज की वजह से नहीं होगा, बल्कि उससे कुछ थोड़ा सा कम होगा। तो ये मैंने लिख भी दिया है, वी नीड टू थिंक अ मोर रियलिस्टिक ट्रायल फंक्शन देन साइनाट। साइनाट जो पहले हमने किया था, लेट अस से दैट ऑन द एवरेज ईच इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट अ क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज which partially shields the nucleus so that the other electron actually sees an effective nuclear charge Z that is somewhat less than 2। इसका मतलब यह है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ने शील्ड बनाई हुई है न्यूक्लियस के गिर्द, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा वो कंप्लीट 2 चार्ज की वजह से नहीं, बल्कि उससे थोड़ा सा कम चार्ज की वजह से इंटरेक्ट हो रहा होगा। तो दिस सजेस्ट दैट वी यूज अ ट्रायल फंक्शन ऑफ द फॉर्म। तो फिर हम ट्रायल फंक्शन इस तरह बनाएंगे। पहले जो हमने फंक्शन बनाया था वो भी यही था, लेकिन इसके अंदर एक चीज ये है कि वो फंक्शन, देखिए ये फंक्शन है sin r इज इक्वल टू z क्यूब बाई पाई a क्यूब e पावर माइनस z r1 r2 डिवाइडेड बाई a। ये डिवाइडेड बाई a लिखना, ये डिवाइड नहीं लिखा। अब वहां पे हम z की जगह 2 पुट कर लेते थे डायरेक्ट। अब यहां पे 2 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि पहले 2 इसलिए पुट करते थे कि z को हम एटॉमिक नंबर मानते थे, 2 प्रोटॉन की इंटरेक्शन की वजह से हम ये चीज लिखते थे। अब हमने कहा कि ये z जो है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ जब इंटरेक्शन होगी 2 प्रोटॉन की, तो वो कंप्लीटली 2 प्रोटॉनों की वजह से नहीं हो सकेगी, कुछ उसका हिस्सा
दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ B इन्वॉल्व होगा, तो लिहाजा Z की वैल्यू अब 2 से कम हो जाएगी। लिहाजा हम 2 नहीं लिखेंगे बल्कि Z ही लिखेंगे, और Z की वैल्यू आखिर पे जाके हम इसको एक पैरामीटर लेंगे और उसको हम फाइंड करेंगे। तो हियर Z इज टेकन टू बी अ पैरामीटर रादर देन 2। अब द हैमिल्टोनियन कैन बी रिटन एज, अब जो हैमिल्टोनियन हमने पहले लिखा था उसी तरह का हैमिल्टोनियन है, लेकिन इसके अंदर इसको हम जरा एक और तरीके से, एक और अंदाज से इसको प्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास हैमिल्टोनियन होता है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज माइनस h²2m प्लस del 2 स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद माइनस e²4πε0। अब यहां पे हम z के बजाय 2 लिखते थे लास्ट टाइम जो हमने हैमिल्टोनियन लिया था, यहां पे 2/r1, फिर माइनस e² और 4πε0 2/r2 लिखा था। आज हमने यहां पे क्या किया है, z/r1 और z/r2 लिखा है। फिर प्लस ये एक एक्स्ट्रा टर्म आपको नजर आ रही है, ये साइड पे मैंने इसको आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको देखें। तो फिर ये वाली जो चीज है, ये वाली टर्म, ये दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक रिपल्सिव कूलम अट्रैक्शन है, ये पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा टर्म आई है, एक्स्ट्रा टर्म है वैसे एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन आपको नजर आ रही है ये किस तरह आई है। हमने क्या किया कि इस हैमिल्टोनियन के अंदर जो चीज ऐड की है उसको साथ सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो एक बात याद रखने की ये है कि किसी भी हैमिल्टोनियन के अंदर वेरिएशनल प्रिंसिपल में, किसी भी हैमिल्टोनियन के अंदर हम ना कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लिहाजा अगर हम कोई काम करेंगे तो जो चीज ऐड करेंगे वही सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हैमिल्टोनियन पे कोई फर्क ना पड़े। तो यहां पे मैंने क्या किया, e²4πε0। अब ये जो मैं ले रहा हूं, ये मैंने लास्ट टाइम जो हैमिल्टोनियन लिया था वो ले रहा हूं, e²4πε0 2/r1 प्लस 2/r2। ये r1 नजर आ रहा है, ये r2 है। ये पुराने वाला हैमिल्टोनियन है, पुराने वाला e²4πε0 2/r1 प्लस 2/r2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट हैमिल्टोनियन। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, z/r1 ऐड भी किया, फिर z/r1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। इसी तरह z/r2 ऐड भी किया, इसी तरह z/r2 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखें इसमें से क्या करता हूं, मैं माइनस कॉमन लेता हूं। जब माइनस कॉमन ले लूंगा, जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, सेकंड टर्म भी माइनस हो जाएगी, थर्ड टर्म भी माइनस हो जाएगी, फोर्थ टर्म जो है वो माइनस है वो प्लस हो जाएगी, फिफ्थ प्लस है वो माइनस हो जाएगी, और जो सिक्स्थ टर्म है ये माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगी, माइनस बाहर आ गया। अब देखें मैं क्या करता हूं कि ये यहां से ZR1, ये प्लस टर्म जो है, ये माइनस ZR1 है तो ये ये प्लस हो जाएगी, ZR1 ये लिख दिया ZR1। फिर इस तरह इधर से ये माइनस थी, ये प्लस हो जाएगी, ZR2 ये लिख दिया, ठीक हो गया। प्लस बाकी जो 4 टर्म बची उनको मैं यूं लिखता हूं। देखें ये जहरी बात है, ये माइनस वाली टर्म थी। अब देखें Z/R1J और 2/R1J, इनको जहरी बात है ये तो प्लस था, अब ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा Z माइनस 2/R1। समझ आ गई है। अब यहां पे जो है Z/R2 और ये 2/R2 है, दैट इज 2/R2, ये क्या हो जाएगा Z माइनस 2/R2। अब ये क्या किया कि मैंने वो जो पुराने वाला हैमिल्टोनियन था जो किसकी फॉर्म में था, माइनस e² और 4πε0 2/R1 प्लस 2/R2, उसको अब मैं यूं लिखूंगा क्योंकि 2/R1 2/R2 के अंदर कुछ चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट की, फर्क तो कोई नहीं पड़ा ना, जो चीज ऐड की वही सब्ट्रैक्ट भी कर ली। अब हमारे पास जो चीज आ गई वो कुछ इस तरह की आ गई, देखें e² 4πε0 Z माइनस, देखें माइनस e² 4πε0 Z/R1 ये लिख दिया, प्लस Z/R2 ये लिख दिया, प्लस e² 4πε0 Z माइनस 2/R1J Z माइनस 2/R2 ये लिख दिया, प्लस ये कूलम इंटरेक्शन दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ये पहले वाली टर्म है। इसी तरह अब मैंने क्या किया, ये जो हैमिल्टोनियन है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया।
एक वही पुराने वाली चीज, उसको मैंने H नॉट कह दिया, एक दूसरी चीज H1 और तीसरी VCE ले ली। अब यहाँ पे here we did not change our Hamiltonian, we are not allowed to do that in variational method, we just added and subtracted। ये वाली टर्म हमने ऐड भी की, सब्ट्रैक्ट देखें ई स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड बाय R1 ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। इसी तरह जेड बाय R2 ऐड भी किया, देखें जेड बाय R2 ऐड भी है और जेड बाय R2 सब्ट्रैक्ट भी किया हुआ है। नाउ वी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच। अब हम क्या करना चाहते हैं, एच की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, एवरेज वैल्यू एक्स की। वेरिएशनल प्रिंसिपल के अंदर बात यह है कि सबसे पहले हम वेव फंक्शन कंसिडर करते हैं, तो ट्रायल वेव फंक्शन ले लेते हैं, फिर हैमिल्टोनियन बनाते हैं, फिर हैमिल्टोनियन की एवरेज एनर्जी फाइंड करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, तो एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाती है। अब यहां पे देखें वी नाउ कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे ये साइन आर्ट के दरमियान इसको रख लेते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू, जाहिर बात है एच तो तीन चीजों पर मुश्तमिल है, एच नॉट पे, H1 पे और VEE पे। तो विद न्यू ट्रायल फंक्शन, अब नया जो ट्रायल फंक्शन, जाहिर बात है हमारे पास जो ट्रायल फंक्शन है वो लीनियर कम्बिनेशन है पहले इलेक्ट्रॉन का और दूसरे। हमने सबसे पहले आपको ये बताया था कि अब हम यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग वेव फंक्शन लिया, दूसरे के लिए अलग। जब पूरे हीलियम के लिए लेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन क्या हो जाएंगे, लीनियरली कंबाइन हो जाएंगे, यानी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए इज इक्वल टू, तो वैसे जो हाइड्रोजन की जनरल जो हाइड्रोजन के लिए वेव फंक्शन होता है वो होता है अंडर रूट जेड क्यूब बाई पाई ए क्यूब ई पावर माइनस जेड आर बाई ए। लेकिन हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, यहां भी 1 लिख लेते हैं, यहां भी 1 लिख लेती है, तो वो वेव फंक्शन जो बनता है वो इस तरह कुछ बन जाता है। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मैंने कहा था कि अब क्योंकि यहां पे Z एटॉमिक नंबर हीलियम के लिए 2 है, तो पहले लास्ट टाइम जो हमने कैलकुलेशन की थी जिसमें हमारे पास रिजल्ट एग्जैक्ट उसके इक्वल नहीं आया था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की इक्वल नहीं आया था, वहां पे हम Z की जगह 2 पुट कर रहे थे। अब हमने कहा कि ये Z2 की इक्वल नहीं है, बल्कि 2 से थोड़ा सा कुछ कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि साथ एट ए टाइम दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो फिर हम Z की जगह यहाँ पे 2 नहीं बल्कि Z को एज इट इज लिखेंगे इनटू ये साई R2, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन, ये हमने इनको लीनियरली कंबाइन कर लिया, तो ये हो गया Z की। देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट खत्म हो जाएगा, Z क्यूब बाई पाई ए क्यूब ई पावर माइनस, देखें ये माइनस Z कॉमन, R1 प्लस R2 बाय ए आ गया। आगे चले जाते हैं। अब H के अंदर 3 चीजें थी, अब उनको बारी बारी हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जो फर्स्ट जो था वो H नॉट था, तो H नॉट आपको पता है कि दैट विल गिव अस द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम। अब क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये कैलकुलेट करके आए हैं कि हम इसको कंसिडर, ये हीलियम एटम को ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये 2 ऐसे एटम हैं जो हाइड्रोजन लाइक एटम है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, बस ये भी हाइड्रोजन का एटम ही समझें, लेकिन इसके अंदर एक प्रोटॉन की बजाय 2 प्रोटॉन है, बस फर्क ये। तो ये H नॉट की एवरेज वैल्यू ले लेंगे, तो ये है, जाहिर बात है ये आपके पास एक ऑपरेटर है, जब वेव फंक्शन पे अप्लाई होगा तो एनर्जी आइगन वैल्यू देगा, उस एनर्जी आइगन वैल्यू को मैं कहूंगा ई नॉट। ये किसकी, ये H नॉट किसकी एनर्जी आइगन वैल्यू देगा, ये हमें हीलियम की एनर्जी आइगन वैल्यू ग्राउंड स्टेट की देगा। तो ई नॉट H ई क्या, देखें ई नॉट को बाहर ले लिया, एनर्जी आइगन वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये, तो इनको हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करें, तो साइन नॉट साइन नॉर्मलाइज होकर 1 हो जाएगा। अब H नॉट इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, दैट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H नॉट इज इक्वल टू, अब EH हीलियम की एनर्जी जो है वो एनर्जी किसकी इक्वल है, वो एनर्जी है 2 हाइड्रोजन लाइक एटम की, 2 हाइड्रोजन लाइक एटम्स की एनर्जी है। एक हाइड्रोजन लाइक एटम को मैं E1 कह देता हूं, दूसरे हाइड्रोजन लाइक एटम को मैं E2 कह देता हूं। एक हाइड्रोजन लाइक एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, दूसरे के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन और सेंटर पे 2 प्रोटॉन। अब जाहिर बात है हमारे पास जो जनरल फार्मूला, ये देखें साइड पे देखें, जनरल फार्मूला जो एनर्जी का होता है वो होता है Z² E नॉट बाय
n स्क्वायर। अब जब ग्राउंड स्टेट की बात होती है तो n1 हो जाता है, n1। अब जब हाइड्रोजन की बात हो तो Z1 हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो वो हो जाती है एनर्जी हो जाती है E। ये जब 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 E0 बाय n स्क्वायर। अब फर्स्ट स्टेट की फाइंड करें, सेकंड जो आपकी मर्जी है, तो हम तो ग्राउंड की बात कर रहे हैं 1। अब यहां पे जो है, यहां पे हमारे पास क्योंकि Z अगर हाइड्रोजन एटम हो तो Z1 होता है, हमारे पास तो हीलियम है, हीलियम का Z क्या है 2 है, लिहाजा हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि अब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे नहीं, बल्कि होगा अगर लिखना चाहे तो ये 2 हो, लेकिन यहाँ पे ये कुछ वैल्यू 2 से कम है, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम, एक टाइम के अंदर सिमिल्टेनियसली उसके साथ इफेक्टिव है। तो E1 को हम लिखेंगे Z स्क्वायर बाई E0। E1 मुराद फर्स्ट स्टेट की एनर्जी नहीं है, E1 मुराद एक हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी, E2 मुराद दूसरे हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी है। तो देखें ये क्या हो जाएगा, E1 की जगह हमने क्या लिख लिया, Z स्क्वायर E0 प्लस Z स्क्वायर E0, तो ये क्या हो जाएगा 2Z स्क्वायर E0। समझ आइए। अगर अब हम यहाँ पे Z की वैल्यू अगर पुट कर दें तो Z की वैल्यू क्या होती है 2, 2 2 जार 4, 2 जार 8, तो हमारे पास H0 क्या आ जाएगा 8 E0। तो इसको भी मैंने यहाँ पे यूं भी लिखा है कि अगर इधर 2 पुट कर दें तो 4 E0 प्लस 4 E0, फिर भी वही रिजल्ट आएगा 8 E0। ये हम सबसे पहले ये चीज कैलकुलेट कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। अब अगली चीज हैमिल्टोनियन के अंदर है H1 जो एक नई टर्म आज हमें नजर आई है, हमारी नई एजम्पशन जो है उसके अंदर। तो H1 अब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो जाहिर बात है यूं फाइंड करेंगे साई नॉट। अब H1 क्या है, E² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z माइनस 2 बाई R1 साई नॉट, फिर प्लस साई नॉट E² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z माइनस 2 बाई R2 साई नॉट। ये वैल्यू हमने H1 की वैल्यू इधर भी पुट कर दी, इधर भी पुट कर दी। अब जाहिर बात है कि हमने क्या करना है कि दो इंटीग्रल ले लेते हैं। एक देखें, इस सारे का इंटीग्रल ले लें इधर, एक R1 के लिए, एक दूसरा R2 के लिए। और जाहिर बात है कि ये जो एटम है ये स्फेरिकल सिमेट्रिक है, तो जाहिर बात है कि इसका हम वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेंगे। तो देखें दो वॉल्यूम इंटीग्रल, एक R1 के लिए इधर ले लिया, एक R2 के लिए। तो देखें इस दो इंटीग्रल को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये चीज आ गई, ये सेकंड। अब देखें ये क्या है, इज इक्वल टू E² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z माइनस 2, इसमें ये चीज कॉमन है। तो बाकी इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं ना, ये ब्रैकेट जो नोटेशंस हैं, ये वाली ब्रैकेट नोटेशन, ये वाली ब्रैकेट, इसको हमने इंटीग्रल फॉर्म में लिखा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये साई R1 स्टेरिक साई R2 स्टेरिक 1 बाय R1 साई R1 साई R2। R1 दो वेव फंक्शन इसलिए लिखे हैं कि एक फर्स्ट लेटर R1 के लिए लिखा है, एक R2 के लिए। तो जाहिर बात है ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट ले लेंगे दोनों का, d³ R1 d³ R2, यानी इसके साथ हमने इंटीग्रल को मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसके साथ इंटीग्रल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ये वाली। आप क्या करें, इधर एक इंटीग्रल लिख के फिर इसको मल्टीप्लाई करें। मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया हुआ है। अब E² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z माइनस 2। अब देखें मैं क्या करता हूं, क्योंकि इस पहले इंटीग्रल जो है इसके अंदर सिर्फ R1 ही इन्वॉल्व है, लिहाजा R1 वाले वेव फंक्शन को मैं ले लेता हूं और R2 को साइड पे कर देता हूं। तो देखें साई R1 स्टेरिक 1 बाय R1 साई R1 d³ R1, फिर दूसरा जो इंटीग्रल है वो तो R2 का है, तो R देखें इंटीग्रल साई R2 स्टेरिक साई R2 स्टेरिक, जाहिर बात है ये तो नॉर्मलाइज होके 1 हो जाएगा। प्लस अब इस तरह का इधर देखें, अब R1 वाला ये पहले है ना, R1 वाले को मैं इलादा कर लूंगा, क्योंकि ये 1 बाय R2 इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको मैं इलादा कर लूंगा। साई R1 स्टेरिक साई R1 स्टेरिक d³ R1 इंटू इंटीग्रल साई R2 स्टेरिक 1 बाय R2 साई R2 d³ R। तो ये नॉर्मलाइज होके 1 हो जाएगा, ये भी नॉर्मलाइज होके 1 हो गया। तो बाकी दो टर्म बच गई, एक इधर बच गई, एक इधर बच गई। तो जाहिर बात है साई स्टेरिक 1 बाय R1 साई d³ R। तो जाहिर बात है इसका मतलब ये है कि ये तो इसकी एवरेज वैल्यू है, 1 बाय R1 इसको मैं लिख सकता हूँ एवरेज वैल्यू। अब तो ये तो 1 बाय R2 की एवरेज वैल्यू है, 1 बाय R2 हम लिख सकते हैं। देखें ना, हम किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू को या तो यूं लिख सकते हैं, अगर
या तो यूं लिख सकते हैं, या तो इंटीग्रल की फॉर्म में लिखेंगे। इसको अगर इंटीग्रल की फॉर्म में लिखें, ये देखें ये वाला एच नॉट को इंटीग्रल की फॉर्म में लिखें तो इंटीग्रल साई स्टेरिक एच नॉट साई डी क्यूब आर लिखें। ठीक है, तो इस तरह जाहिर बात है ये ब्रैकेट नोटेशन की बजाय इंटीग्रल नोटेशन में है, तो इसको भी तो वही एवरेज वैल्यू लिखेंगे। तो ये R1 की एवरेज वैल्यू 1/R1 की एवरेज वैल्यू, ये 1/R2 की एवरेज वैल्यू, ये इधर लिख दी। आगे देखें ई स्क्वायर ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z माइनस 2। अब मैंने क्या कर दिया, दीज आर द रेडियल वेक्टर्स ऑफ R1, दिस इज द रेडियल वेक्टर ऑफ R2। तो मैंने कहा ये R1 और R2 दोनों R की इक्वल है, तो R1 की बजाय भी R पुट कर दिया, R2 की बजाय भी R पुट कर दिया। ई स्क्वायर ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z माइनस 2, इसी तरह 1/R 1/R 2/R, तो 2 को मैंने पहले लिख दिया और ये हमारे पास इस तरह आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, H1 हैमिल्टोनियन। H के जो H टोटल हैमिल्टोनियन था उसके बाद उसके अंदर तीन चीजें हैं, H0, H1 और VEE। H0 भी फाइंड कर लिया जो पहले ऑलरेडी फाइंड था 8E0, H1 भी फाइंड कर दिया जो ये वैल्यू आ गई। अब हम ये देखें इसके अंदर अब एक चीज जो कैलकुलेट करनी है वो है एवरेज वैल्यू ऑफ 1/R। तो 1/R की एवरेज वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, साई एफ आर 1/R साई एफ आर। साई एफ आर जाहिर बात है, वैसे अगर R1 होता तो ये स्पेसिफिक एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता, R2 होता तो दूसरे इलेक्ट्रॉन, ये जनरल है, ये एक जनरल है। साई एफ आर इज इक्वल टू जेड क्यू बाई पाई एन आर क्यू अंडर द रूट ई पावर माइनस जेड। इसी तरह हम R1 R2 लिखते थे, अब R लिख लिया, और वैसे हम A लिखा करते थे, अभी हमने A0 लिख लिया। A0 और A में फर्क क्या है, A0 इज द बोर रेडियस। आपको पता है A और A0 दोनों बोर रेडियस है, लेकिन दोनों में एक फर्क है। फर्क क्या है, वो Z का फर्क है। ये किसकी इक्वल है, A0 इक्वल है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर और ME स्क्वायर के बराबर है A0। और जो A होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर और ME स्क्वायर बाय Z होता है। समझ आ गई, वो तो होता है Z। अब यहां पे देखें इज इक्वल टू, इसका मतलब यह है कि ये सारी की सारी चीज Z को छोड़ के ये सारे के सारा A0 के बराबर है, इक्वल टू A0 बाय Z। तो अब यहाँ पे एक ये भी है, सिंस ई स्क्वायर अप्रोचेस टू ई स्क्वायर Z फॉर H लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जाहिर बात, हाइड्रोजन लाइक एटम के अंदर क्या होता है कि Z तो 1 होता है, जब 1 हो जाएगा तो ये ई स्क्वायर बन जाएगा। तो देखें ई स्क्वायर, हाइड्रोजन लाइक अगर एटम हो तो ई स्क्वायर को हम ई स्क्वायर Z भी लिख सकते हैं, यानी Z अगर 1 होगा तो यहाँ पे Z2 है, इसलिए हमने Z लिखा है क्योंकि Z 1 से ज्यादा है, एटॉमिक नंबर 1 से ज्यादा है, लिहाजा हमें इसको इधर मेंशन करना जरूरी था। हाइड्रोजन अगर होता तो Z की जरूरत नहीं थी मेंशन करने की, वो तो 1 होता है। अब देखें 1/R की एवरेज वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तेरी बात है जेड क्यूब बाई पाई एन आर क्यूब। अब हमने क्या किया, ये जो दो वेव फंक्शन थे उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया। देखें अब इसको इधर पुट करें तो जाहिर बात मल्टीप्लाई होगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट खत्म, जेड क्यूब बाई पाई एन आर क्यूब ई पावर माइनस जेड बाई आर नॉट इंटू ई पावर माइनस जेड, तो ये हो जाएगा -2 टाइम जेड आर बाई ए नॉट इंटीग्रल डी क्यूब आर हो जाएगा। ठीक है जी, ये इधर लिखा हुआ है 1/R। R की वैल्यू कहां तक हो सकती है, R कहां से स्टार्ट होता है, सेंटर से स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस के सेंटर से यानी 0 से, और कहां तक जा सकता है, R जो है वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, यानी बोर रेडियस जो है वो इन्फिनिटी तक पहुंच सकता है। जेड क्यूब बाई पाई ए नॉट क्यूब ई पावर -2 जेड आर बाई ए नॉट 1/R डी क्यूब आर। अब जो है डी क्यूब, सही बात है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ये जो हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो ये डी आर क्यूब है, डी आर क्यूब हमारे पास होता है आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई। और ये वाली इंटीग्रल मैंने ऑलरेडी पहले इसी टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जो थीटा है वो पोलर एंगल है, वो 0 से 180 तक जा सकता है, डी फाई जो है वो एजिमुथल एंगल है, ये 0 से 2 पाई यानी 360 तक, यानी ये किसी वेक्टर के रोटेट करता है। ठीक है जी, जेड क्यूब बाई पाई ए नॉट क्यूब 0 टू इन्फिनिटी, ये चीज उसी तरह लिख ली, बस डी आर क्यूब की जगह हमने उसकी
जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने लिख लिए dr क्यूब के 1/r एवरेज वैल्यू ऑफ 1/r इज इक्वल टू z क्यूब बाई पाई ए नॉट क्यूब 0 टू इन्फिनिटी। अब ये वाली जो चीज है ये ऑलरेडी पहले भी कैलकुलेटेड है फार्मूले के जरिए। वो फार्मूला होता है, अगर इस तरह का हो तो वो फार्मूला होता है e पावर माइनस एक्स एक्स डी एक्स माइनस 1/a² इंटू ए एक्स प्लस 1 e पावर माइनस ए एक्स। तो यहाँ पे a के बजाय क्या है -2, ये -2 z बाई ए नॉट a है और x r है। ठीक है, तो ये इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। इसकी वैल्यू आती है, इस इंटीग्रल की वैल्यू आती है a नॉट स्क्वायर 4z स्क्वायर। और ये जो इंटीग्रल है ये ऑलरेडी सॉल्व है। ये इंटीग्रल 4 पाई की इक्वल होता है क्योंकि डी फाई जो इंटीग्रल है ये 2 पाई की इक्वल होता है, और साइन थीटा वाला जो इंटीग्रल है डी थीटा साइन थीटा डी थीटा ये 2 की इक्वल होता है। 2 पाई इंटू 2 4 पाई, ये पहले कैलकुलेट हम कर चुके हैं। तो ये 4 पाई इधर बाहर आ गया, 4 पाई जेड क्यूब बाई पाई ए नॉट क्यूब इसी तरह। और ये इंटीग्रल अभी ये साइड पे सॉल्व भी है, इसको पहले सॉल्व कर भी चुके हैं, अभी भी फिर मैंने सॉल्व कर दिया। ये गया ए नॉट स्क्वायर 4 जेड स्क्वायर। तो 1/r की वैल्यू क्या आ गई देखें, 4 4 से कैंसिल, पाई पाई से कैंसिल, ए नॉट स्क्वायर में से ए क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बच गया z बाई ए नॉट। अब हमारे पास बच गई तीसरी टर्म, जो थर्ड टर्म है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन कूलम रिपल्सिव पोटेंशियल है। तो वो क्या, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। लास्ट जो हमने कैलकुलेशन किया वो है 5/4 a स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक फर्क है, हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशंस की हैं ये z बाई ए नॉट, ये ए नॉट की फॉर्म में, और ये a की जो पहली कैलकुलेशन है ये a की फॉर्म में। a और ए नॉट दोनों बोहर रेडियस है, ए नॉट भी बोहर रेडियस है, a भी बोहर रेडियस है, और दोनों में फर्क क्या है, z का फर्क है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम हो तो उसमें हम z, हाइड्रोजन एटम हो तो z1 लिखते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम हो तो फिर हम z को 1 नहीं लिखते बल्कि z की वैल्यू पुट करते हैं। और वो वैल्यू वैसे तो अगर हीलियम है तो z की वैल्यू 2 होगी, एटॉमिक नंबर उसका 2 है, लेकिन यहां पे हमने जो एजम्पशंस किए हमने कहा z इज कुछ थोड़ा सा कम होगा। 2 प्रोटॉनों की एट अ टाइम जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कंप्लीटली 2 प्रोटॉनों की वजह से नहीं है बल्कि थोड़ी सी कुछ कम की वजह से, क्योंकि साथ एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो रहा है, वो भी उसने भी साथ इंटरेक्शन शुरू की हुई है। तो फिर हमारे पास क्या है, ये प्रीवियस फॉर आवर न्यूट्रल फंक्शन के लिए a जो अप्रोच करेगा वो 2a नॉट बाय z। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ve इज इक्वल टू 5/4, ये देखें 5/4 a नॉट के बजाय मैं क्या लिखूंगा, ए नॉट के बजाय देखो ZA/2 लिखूंगा, ZA/2, Z यहां पे A है, A के बजाय मैं लिखूंगा 2A नॉट बाय Z, 2A नॉट बाय Z। तो क्या हो जाएगा, यहां पे वैल्यू पुट कर दें तो ये इन द फॉर्म ऑफ A नॉट होना चाहिए। तो ये इसको रेसिप्रोकल लेके लिखें तो ये हो जाएगा Z/2A नॉट, Z/2A नॉट, Z/2 और A नॉट इसके साथ लिख लें इंटू वही चीज ये वाली स्क्वायर ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 5z/8 a नॉट स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गई। अब ये वाले टर्म 2 क्यों आई है, यहाँ पे 2 क्यों आया है, 2 इसलिए आया है कि देखें a होता है, अभी हमने देखा a होता है a नॉट बाय z, अभी हमने देखा है ना, ये देखें हमने ये कहा कि a जो है, ये देखें a जो है वो है a नॉट बाय z। अब एक एक्स्ट्रा टर्म आई हुई 2, व्हाट इज 2, दैट इज फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। हमने कहा कि हीलियम एटम के अंदर 2 हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो एक के लिए a नॉट बाय z प्लस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए a नॉट बाय z, तो ये क्या हो जाएगा 2a नॉट बाय z हो जाएगा। समझ आ गई, इसलिए हमने इसको 2a नॉट बाय z लिखा हुआ है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट कहेंगे कि ये 2 की एक्स्ट्रा टर्म कहां से आई है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि अब 2 हाइड्रोजन लाइक एटम है, a नॉट बाय z प्लस a नॉट बाय z 2a नॉट बाय z, ve इज इक्वल टू 5/4, ये चीज आ गई यहां तक। ठीक होगी।
अब हमने क्या करना है कि VEE की वैल्यू, फिर उसके बाद H1 की वैल्यू, फिर H0 की वैल्यू हमने H में पुट करनी है। तो H हमारे पास यूं आ जाएगा, H इज इक्वल टू 2E0 Z स्क्वायर प्लस 2E0 Z स्क्वायर प्लस 2Z माइनस 2E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू पुट करें, Z बाई A0 प्लस 5Z बाई 8 A0 इंटू E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखें इसमें टर्म्स कुछ E0 की फॉर्म में है और कुछ A0 की टर्म में, A0 और E0। हम क्या करते हैं, सबको E0 बना लेते हैं, A0 वाली को भी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे देखें, मैं एक्सप्रेसिंग ऑल टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ E0। सो आपको पता है E0 इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो होती है माइनस m और 2h कट स्क्वायर E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर। तो A0 जो है, तो अभी हमने डिफाइन किया, A0 इज द बोर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम, नॉट हाइड्रोजन लाइक एटम, नहीं, हाइड्रोजन एटम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m स्क्वायर इंटू h कट स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इनको थोड़ा सा रीअरेंज करके तो मैं कुछ इस तरह की वैल्यूज बनाता हूं। देखिए इस तरह की, E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई A0, E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई A0, दोनों में एक जैसी चीज है ना। तो इस तरह की ये चीज मैं यहां से बनाता हूं। तो देखिए क्या बनता है हमारे पास, इक्वेशन बी को जरा याद रखना है। फिर इक्वेशन बी के अंदर हम ये चीजें पुट करेंगे। A0 हमारे पास ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और m स्क्वायर h का स्क्वायर। तो इस चीज को मैं क्या करता हूं, इनवर्स कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, m को मैंने इधर साइड पे कर दिया, इसका इनवर्स कर दिया, h का स्क्वायर ओवर m। अब देखें E0 आपके पास होता है माइनस E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर था। तो वो जो होल स्क्वायर था उसको मैंने फैक्टर बना दिए, E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m ओवर h का स्क्वायर इंटू 1/2। ये उधर ऑलरेडी था E0 में। तो मैंने क्या कर दी, देखें अब ये वाली जो टर्म है E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m ओवर h का स्क्वायर, ये है 1 बाई A0। तो 1/2 इसी तरह माइनस E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसी तरह आ गया। इस टर्म को मैंने लिख दिया 1 बाई A0 इंटू 1/2। अब मुझे चाहिए वहां पे जो टर्म थी इक्वेशन बी के अंदर, E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई A0 था, तो E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर ही छोड़ दिया। तो ये देखें 2 को इस E0 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस भी इधर आ गया, माइनस 2E0 इज इक्वल टू E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई A0 आ गया। अब ये वाली चीज जो है हम इक्वेशन बी में पुट करेंगे। इक्वेशन बी हमारे पास टोटल हैमिल्टोनियन या एवरेज हैमिल्टोनियन की फॉर्म में आएगा। टोटल एवरेज हैमिल्टोनियन और टोटल वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H 2E0 Z स्क्वायर, ये तो पहले वाली वैल्यू माइनस 4E0 Z माइनस 4 था क्या पहले, माइनस 4 Z माइनस 2 इंटू Z इंटू दिस वन, ये वाली वैल्यू थी। इसकी वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, माइनस 2E0। तो इधर जब पुट कर दिया, पहले 2 इंटू Z माइनस 2 इंटू Z था, तो ये 4 हो गया, माइनस इधर भी पुट कर दिया, तो ये माइनस 5/4 ZE0। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनमें कॉमन E0 है, E0 ले लिया, बाकी को सिंप्लीफाई कर दिया। जब बाकी चीजों को जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन सी की फॉर्म में आ गई, इक्वेशन सी आ गई हमारे। अब इक्वेशन सी को देखें तो देखें ये फॉर एनी वैल्यू ऑफ Z। अब यहां पे Z की कोई भी वैल्यू पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें। 1 पुट करेंगे तो जाहिर बात है H की कोई वैल्यू आएगी जो व्हाट इज दिस, E0 इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नॉट हीलियम, हाइड्रोजन। जब इधर Z की वैल्यू 1 पुट कर दी जाएगी तो H इज ग्रेटर, H जाहिर बात है H क्या हो जाएगा, E0 माइनस 13.6 और बीच में कुछ चीज ऐड हो जाएगी तो वो जाहिर बात है ग्राउंड स्टेट से बढ़ जाएगी। तो यही हमारा वेरिएशनल प्रिंसिपल है। वेरिएशनल प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम ट्रायल वेव फंक्शन क्या करते हैं, यूज करके हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन फाइंड करते हैं, यानी हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, तो उसको क्या होना चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए ग्राउंड स्टेट के या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारे पास उससे ज्यादा है, दैट इज
किससे ज्यादा है? ये हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट से ज्यादा है। और ये अगर हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ये वाकई हीलियम की एनर्जी होगी, हीलियम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, दैट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम हो सकती है। नाउ बाय, अब हम क्या करते हैं कि जाहिरी बात है ये हैमिल्टोनियन है। अब इस हैमिल्टोनियन से हमने क्या करना है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करनी है हीलियम की। तो एक बात याद रखनी है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी किसी भी एटम की जो होती है वो मिनिमम एनर्जी होती है, यानी लोएस्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। तो अब ये जो हैमिल्टोनियन है, जब हम इसको मिनिमम, हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हीलियम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी यानी मिनिमम एनर्जी फाइंड करनी है। तो जब मिनिमम करनी है तो इस हैमिल्टोनियन को मिनिमाइज करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। तो जो हमने यहां पे, अब हम इसको मिनिमाइज करेंगे, तो इस क्वेश्चन को मिनिमाइज कैसे करेंगे? हमारे पास यहाँ पे जो z है विद रिस्पेक्ट टू z, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएट, इसका जो डेरिवेटिव है, मिनिमाइज करने का मतलब यह है कि इसके डेरिवेटिव को जीरो की इक्वल बनाएंगे, जीरो की इक्वल लेंगे। तो हम क्या किया कि इसके डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इसके जीरो की इक्वल ले लिया। अब देखें इसका डेरिवेटिव ले लें तो z स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 2 4z हो जाएगा, -4z। अब ये z का विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव तो जाहिर है 1 है, तो इसी तरह ये वाली टर्म इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको 0 की इक्वल लाना है तब ये मिनिमाइज होगा, कम से कम इसकी वैल्यू रखनी है। तो ये इसको हम जब E0 इधर आएगा तो 0 पे डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो बाकी चीज टर्म बच जाएगी -4z प्लस 27/4 इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू यहां से अगर कैलकुलेट की जाए 27/16 है। अब ये वाली बात बड़े मजे की यहां से आ गई, जो हमने एज्यूम किया था। हमने एज्यूम किया था कि z जो है, व्हाट इज z? z क्या था? z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर वैसे तो होता है 2, और यहां पे इसकी वैल्यू है 1.69, क्योंकि हमारी एजम्पशन ये थी कि क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज की शील्ड बना रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज की शील्ड बना रहा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उस वक्त न्यूक्लियस को थोड़ा सा दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी इन्वॉल्व हो रहा होगा। इसका मतलब है कि कंप्लीटली न्यूक्लियस के जो 2 प्रोटॉन है, वो कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन के साथ एट अ टाइम कंप्लीटली इंटरेक्ट नहीं करते, बल्कि उनका कुछ थोड़ा सा हिस्सा उस टाइम में दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी इन्वॉल्व हो रहा होता है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन ने उसकी गिर्द शील्ड बनाई हुई है। तो जाहिर बात, इसका मतलब ये है कि अब एक, ये देखें, ये एक लेट्स सपोज प्रोटॉन है और साथ ये इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दरमियान अगर इंटरेक्शन हो रही है तो बीच में कुछ एक शील्ड बनी हुई है। वो शील्ड इनकी इंटरेक्शन को क्या कर रही है, कम कर रही है। वो शील्ड क्या कर रही है, बीच में एक मीडियम सा हाइल हो गया जो उनकी फोर्स को क्या कर रहा है, डिक्रीज करवा रहा है। तो वो इसका मतलब इनके दरमियान जो लगने वाले, जो होने वाली इंटरेक्शन है, वो कंप्लीटली अब 2 प्रोटॉन की वजह से नहीं हो रही, कोई थोड़ी सी कम हो रही है। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1.69। तो इसका मतलब 0.31 जो फैक्टर है इसमें से निकला है। वो क्यों निकला है? क्योंकि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन ने उसकी एक शील्ड बनाई हुई है, और उस शील्ड की वजह से ही इन 2 के दरमियान इंटरेक्शन कम हुआ है। तो आखिर पे हमारे पास अब ये वाली z की वैल्यू जब हम c में पुट करेंगे, h इज इक्वल टू E0 -2 इंटू z की वैल्यू 1.69 स्क्वायर प्लस 27/4 इंटू 1, इसका स्क्वायर किया तो ये हमारे पास स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई -5.71 प्लस 11.41 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 5.7। इसमें से ये वाली चीज निकाली, 11 में से 5.71 निकाले तो ये तकरीबन 5.7 आता है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारे पास आ गया, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h मींस ये मिनिमाइज, अब दिस इज नॉट h, दिस इज द मिनिमाइज h। मिनिमाइज h मींस दैट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम हमारे पास अब आ गई है -77.6 नियरली इक्वल टू -78 electron volt, that is very close to the experimental calculated value -79 electron volt of
हीलियम एटम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने रिजल्ट को एजम्पशंस अपनी चेंज करके अपने माइंड को चेंज किया। जब अपने माइंड को चेंज किया, उस माइंड सेटअप को चेंज होने की वजह से हमारे इक्वेशंस का सेटअप भी थोड़ा सा चेंज हुआ, और उस इक्वेशन के सेटअप के चेंज होने की वजह से हमारा रिजल्ट मजीद बेहतर हो गया। अब अगर इस रिजल्ट के अंदर हम चेक करना चाहें कि एरर मजीद कितनी एरर मौजूद है, तो इसमें से इसको निकाल दें 79 माइनस 78 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मेरे अंदाजे में 1% या 1% से थोड़ी सी ज्यादा अभी भी इसके अंदर क्या है, एरर मौजूद है। लेकिन बहुत हद तक ये हमारा पास जो एनर्जी आई है वो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो कोशिश ये करें कि ये जहां से समझ ना आए मुझसे आप रब्ता भी कर सकते हैं, और उसके बाद इनको अपने पास नीट और क्लीन नोट्स की फॉर्म में आपने अपने पास क्या करना है कि कलेक्ट करना है।